प्रिय दर्शकों, आदाब। मैं इकबाल अकरम वारसी आपका फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुक्रगुजार हूं, आपका आभारी हूं दिल की गहराइयों से। आपने जिन मोहब्बतों से अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा है, जो हौसला अफजाइयाँ आपकी तरफ से मिली हैं, मैं उनका तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, फिर एक सुहानी शाम मेरी ज़बान बेहतरीन गोष्ठी, खूबसूरत नशिस्त लेकर आपके आंगन तक आप पहुँचा है। खैर मकदम कीजिए, स्वागत कीजिए आज की इस गोष्ठी में, आज की इस नशिस्त में। हमारे साथ शिरकत करने वाले वो शोराए कराम, वो कवि हजरात हैं जो आज के कवि सम्मेलनों की ज़रूरत बन चुके हैं, जो मुशायरों की ज़रूरत बन चुके हैं। यकीनन अगर वो श्रृंगार से काम लेते हैं तो वो में भी अपना मुकाम रखते हैं। इनके अलावा हास्य व्यंग में भी किसी से पीछे नहीं है। शायरी को गमे रोज़गार बनाना, शायरी को समाजियात से जोड़ना, कविता को समाज का हिस्सा बना के रख दिया है इन लोगों ने। समाज और कविता एक दूसरे का दर्पण बन चुके हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ वो बड़ा नाम, वो अजीम नाम हमारे जनपद का, जिसे हम निशीथ श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जनाब निशीथ श्रीवास्तव साहब एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने जिस सलीके के साथ समाजियात के उन पहलुओं पर कमेंट किए हैं, व्यंग किए हैं, जिनको समझना मुश्किल पड़ जाता है। सच ही दानिश्वरों ने, अक्लमंदों ने, बुद्धिजीवियों ने कहा है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये उनका फ़न है, उनकी आदत है, उनका सलीक़ा है। मैं उनको सलाम करता हूँ। और दोस्तों, आइए हमारे साथ आज का एक नौजवान शायर जो कवि सम्मेलनों की ज़रूरत बन चुका है, जो मुशायरों की ज़ीनत बन चुका है। इसने बहुत कम वक्त में बहुत दूर तक सफ़र किया है, एक बड़ा लंबा सफ़र किया है, जिसे हम मयंक मोहन दीक्षित के नाम से जानते हैं। बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन फ़िक्रें, बेहतरीन लहजा, घर आंगन की शायरी होती है तो कभी श्रृंगार में डूब के आप शायरी कविताएँ लिखते हैं। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को बढ़ाते हैं। अर्ज़ क्या कि अंधेरों का भरम जिस तरह जुगनू काट देता है, अंधेरों का भरम जिस तरह जुगनू काट देता है, जिगर पत्थर का एक अदना सा आंसू काट देता है, जिगर पत्थर का एक अदना सा आंसू काट देता है। अंधेरों का भरम जिस तरह जुगनू काट देता है, जिगर पत्थर का एक अदना सा आंसू काट देता है। और गज़ल के वास्ते जब भी उठाता है कलम शायर, गज़ल के वास्ते जब भी उठाता है कलम शायर, ज़मीने फ़िक्र से नफ़रत के पहलू काट देता है, ज़मीने फ़िक्र से नफ़रत के पहलू काट देता है। दोस्तों, इस अंदाज़ की शायरी करने वाला, इस अंदाज़ की कविताएं लिखने वाला वो मेरा अलबेला दोस्त, वो मेरा अलबेला भाई, जिसे हम मयंक मोहन दीक्षित के नाम से जानते हैं। इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए, अपनी दुआओं से नवाजिए। मोहतरम, आपसे रूबरू मेरे दोस्त, मेरे भाई मोहतरम भाई साहब का काफ़ी समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इससे पहले कई बार आपने याद किया, लेकिन कुछ ऐसा रहा हमारा दुर्भाग्य कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, भेंट नहीं हो पाई। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आदरणीय बड़े भाई साहब भी, श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। बहुत ही हमको प्रेम करते हैं और सदैव उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। आप सबकी उपस्थिति को पाकर के मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बिना किसी भूमिका के कुछ पंक्तियाँ इस देश के नाम समर्पित करते हुए और एक गीत तक का सफ़र कराने का प्रयास करता हूँ। 4 पंक्तियाँ। आँख मेरी हुई आज नम है, अरे वाह, हो चुका द्वेषता का दमन है। आँख मेरी हुई आज नम है, हो चुका द्वेषता का दमन है। चैन की सांस हम ले रहे हैं, देश में मेरे चैनो मन है। चैन की सांस हम ले रहे हैं, देश में मेरे चैनो अमन है। भूल कर के न तुम भूल जाना,
कर्णधारों उन्हें तुम। और अगली पंक्तियों पर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि भूल कर के न तुम भूल जाना, देश के कर्णधारों उन्हें तुम, जो वतन के लिए मर मिटे हैं, उन शहीदों को मेरा नमन है। जो वतन के लिए मर मिटे हैं, उन शहीदों को मेरा नमन है। और 4 पंक्तियाँ इस देश के नाम समर्पित करता हूँ कि प्यार के भाव हों सब दिलों में, द्वेष की भावनाएं दफन हों। प्यार के भाव हों सब दिलों में, द्वेष की भावनाएं दफन हों। देश मेरा रहे सबसे आगे, सब युवाओं के ऐसे सपन हों। देश मेरा रहे सबसे आगे, सब युवाओं के ऐसे सपन हों। ये वतन जान से हमको प्यारा, देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये वतन जान से हमको प्यारा, देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है तमन्ना मरूं देश हित में, मरने पर फिर तिरंगा कफन हो। है तमन्ना मरूं देश हित में, मरने पर फिर तिरंगा कफन हो। और अपनी विधा से जोड़ते हुए कुछ पंक्तियाँ श्रृंगार के मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ और उसके बाद एक गीत। हर तरफ तू ही तू दिख रही है, हर तरफ तू ही तू दिख रही है, दिल के पन्नों पे कुछ लिख रही है। हर तरफ तू ही तू दिख रही है, दिल के पन्नों पे कुछ लिख रही है। नाम लिख कर जमी पर मिटाना, प्यार करने का ढंग सीख रही है। प्यार करने का ढंग सीख रही है। हर तरफ तू ही तू दिख रही है, हर तरफ तू ही तू। और 4 पंक्तियाँ देखिएगा। न गुजरता है दिन और ना कटती हैं रातें, न गुजरता है दिन और ना कटती हैं रातें। रहे हम सदा तुमको गीतों में गाते, रहे हम सदा तुमको गीतों में गाते। मेरे हम सफ़र तुझको क्या ये पता है, मेरे हम सफ़र तुझको क्या ये पता है। तड़पता है दिल तेरी सुनने को बातें, तड़पता है दिल तेरी सुनने को बातें। और आइए गीत से जोड़ता हूँ, उससे पहले 4 पंक्तियाँ उस गीत से जोड़ते हुए सीधे सीधे गीत आपके बीच में। मोहब्बत का गीत है और मोहब्बत का काम, मोहब्बत की शायरी, मोहब्बत के गीत में क्यों लिखता हूँ, उसकी आज देश में क्या ज़रूरत है। तो 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करते हुए सीधे सीधे गीत आपके बीच में। स्वागत कि उनको दिलों में आग लगाना पसंद है, उनको दिलों में आग लगाना, उनको दिलों में आग लगाना पसंद है, बुझते चिराग हमको जलाना पसंद है। वाह वाह वाह। कि उनको दिलों में आग लगाना पसंद है और बुझते चिराग हमको जलाना पसंद है। और वो नफरतों के गीत ही गाते रहे सदा, वो नफरतों के गीत ही गाते रहे, वो नफरतों के बीज ही बोते रहे सदा, वो नफरतों के बीज ही बोते रहे सदा। पर हमको मोहब्बत का तराना पसंद है, पर हमको मोहब्बत का तराना पसंद है। और इसी के साथ एक बहुत ही मोहब्बत का गीत आपके बीच में प्रस्तुत है। इस ओर भी तू, उस छोर भी तू, अरे वाह, इस ओर भी तू, उस ओर भी तू,
इस ओर भी तू उस छोर भी तू, हर ओर तुम ही तुम दिखती हो, हर ओर तुम ही तुम दिखती हो। दिल के पन्नों पर यूं तुम तो, दिल के पन्नों पर यूं तुम तो कुछ शब्द प्यार के लिखती हो। हर ओर तुम ही तुम दिखती हो, हर ओर तुम ही तुम दिखती हो। इस ओर भी तू उस छोर भी तू। और गीत का पहला बंदा आपके बीच में। आंखें खोलूं या बंद करूं तस्वीर तुम्हारी आंखों में, अच्छा, आंखें खोलूं या बंद करूं तस्वीर तुम्हारी आंखों में। सपने सारे जीवन भर के हैं कैद हुए इन पाँखों में, सपने सारे जीवन भर के हैं कैद हुए इन पाँखों में। एहसास यही हर पल होता, एहसास यही हर पल होता, तुम राह हमारी तकती हो। हर ओर तुम ही तुम दिखती हो, हर ओर तुम ही तुम दिखती हो। इस ओर भी तू उस छोर भी तू। कि एहसास नहीं तुमको इसका मैं प्यार करूं तुमसे कितना, एहसास नहीं तुमको इसका मैं प्यार करूं तुमसे कितना। जो मणि भुजंग को प्यारी है भमरे को सुमन प्यारा जितना, जो मणि भुजंग को प्यारी है भमरे को सुमन प्यारा जितना। इन आँखों का सागर खारा, इन आँखों का सागर खारा, चाहो मोती लिख सकती हो। हर ओर तुम ही तुम दिखती हो, हर ओर तुम ही तुम दिखती हो। इस ओर भी तू उस छोर भी तू। कि तेरी इन शौक अदाओं से क्या मस्त बहारें छाई हैं, तेरी इन शौक अदाओं से क्या मस्त बहारें छाई हैं। पतझड़ की इस बेला में भी ये ऋतु बसंत की आई है, पतझड़ की इस बेला में भी ये ऋतु बसंत की आई है। अनछुए सुमन ये खिले हुए, अनछुए सुमन ये खिले हुए, रह रह कर और महकती हो। हर ओर तुम ही तुम दिखती हो, हर ओर तुम ही तुम दिखती हो। इस ओर भी तू उस छोर भी तू। और आइए इस गीत का अंतिम बंद आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत है। इस ओर भी तू उस छोर भी तू, हर ओर तुम ही तुम दिखती हो। दिल के पन्नों पर यूं तुम तो कुछ शब्द प्यार के लिखती हो। हर ओर तुम ही तुम दिखती हो, हर ओर तुम ही तुम दिखती हो। कि आंखें मदिरालय सी तेरी जुल्फें घन घोर घटाओं सी, आंखें मदिरालय सी तेरी जुल्फें घन घोर घटाओं सी। सदगंध युक्त ये वदन तेरा लगती हो मस्त हवाओं सी, सदगंध युक्त ये वदन तेरा लगती हो मस्त हवाओं सी। कि घूंघट के पट में मुख मयंक, घूंघट के पट में मुख मयंक, पग पायल पहन थिरकती हो। हर ओर तुम ही तुम दिखती हो, हर ओर तुम ही तुम दिखती हो। इस ओर भी तू उस छोर भी तू, हर ओर तुम ही तुम दिखती हो। दिल के पन्नों पर यूं तुम तो कुछ शब्द प्यार के लिखती हो। इस ओर भी तू उस छोर भी तू। बहुत बेहतरीन काव्य पाठ, बेहतरीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे, पेश कर रहे थे मोहतरम मयंक मोहन दीक्षित जी। आपने हमसे सुना वतन के नाम से एक मुक्तक, उसके बाद महबूब से गुफ्तगू करते हुए कई एक मुक्तक और उन्होंने गीत सुनाया। गीत इस ओर भी तू उस ओर भी तू सुन के किसी के शेर याद आते हैं कि रात कल अंधेरे में जहन की खुली छत पर,
रात कल अंधेरे में जहन की खुली छत पर जाने कौन आया था, सीढ़ियाँ महकती हैं। रात कल अंधेरे में जहन की खुली छत पर जाने कौन आया था, सीढ़ियाँ महकती हैं। और फूल सा बदन उसका छू लिया था सपने में, अब तक उसकी खुशबू से उंगलियां महकती हैं, अब तक उसकी खुशबू से उंगलियां महकती हैं। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई, अपने दोस्त मोहतरम मयंक मोहन दीक्षित साहब का, जिन्होंने हमारे इस चैनल को, हमारे एपिसोड को एक रंग दिया, एक आयाम दिया, एक मंजिल दी। दोस्तों, यकीनन ये वो नाम था जो आज के कवि सम्मेलनों की, जो आज मुशायरों की ज़रूरत बन चुकी है। दोस्तों, शुक्रगुजार हूँ, आपने उनको नवाजा अपनी मोहब्बतों से। और आइए इस सिलसिले को और दराज करते हुए मैं उसके हुजूर चलता हूँ जिसने यकीनन जो तंज, जिसे व्यंग कहते हैं, व्यंग को व्यंग के ही तौर पर करने का फन जानता है, जिसके व्यंग को अच्छे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मायानाज कवियों और शायरों ने सराहा है। वो नाम है मोहतरम निशी श्रीवास्तव साहब का। मैं उनका इस्तकबाल इन अशार के साथ करता हूँ कि आना को मोहिनी सूरत बिगाड़ देती है। क्या बात है। आना को उनको उन्हीं के अंदाज में आवाज देता हूँ कि आना को मोहिनी सूरत बिगाड़ देती है, शरीफ ज़ादों को दौलत बिगाड़ देती है। आना को मोहिनी सूरत बिगाड़ देती है, शरीफ ज़ादों को दौलत बिगाड़ देती है। और कभी तो घर में पड़ोसी का हाथ होता है, कभी तो घर में पड़ोसी का हाथ होता है, कभी ये घर को सियासत बिगाड़ देती है, कभी ये घर को सियासत बिगाड़ देती है। दोस्तों, इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए, खैर मकदम कीजिए मेरे बड़े भाई, एक बेहतरीन शायर, बेहतरीन कवि मोहतरम निशी श्रीवास्तव साहब। आपसे मेरी ज़ुबान के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा एक बार पुनः अभिवादन। अभी इकबाल भाई ने मुझे बुलाने से पहले जो शेर पढ़ा था उसका अंश कुछ ऐसा था कि कभी घर में पड़ोसी का हाथ है और कभी ये राजनीतिक साजिशें बिगाड़ देती हैं। बिल्कुल सच, बहुत आज का कड़वा सच है। आज जो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, कहने को किसान आंदोलन है, लेकिन लगभग सबको मालूम है ये कहीं खालिस्तान से है और इसकी जड़ें पाकिस्तान और चीन से भी जुड़ी हुई हैं। पड़ोसी और राजनीतिक साजिशें देश में चल रही हैं। ऐसी ही साजिशें हमेशा बहुत दिन से चलती आई हैं। मुझे अचानक से याद आ गई, आपको सुना देते हैं। जब ये कारगिल का युद्ध हुआ था तब की ये रचना है, उस युद्ध के बाद लिखी गई थी। और चूँकि घटनाएँ नहीं, कारगिल युद्ध इस समय नहीं हो रहा, लेकिन मिलती जुलती घटनाएँ चलती रहती हैं। वो पाकिस्तान में उनकी आईशाई ये कभी ख़त्म अभी तक नहीं हो पाई है और आज भी हमारे लिए सरदर्द बनी है। तो आज समय की भी ज़रूरत है कि हम उस बात को भी याद रखें और उनको एक चेतावनी स्वरूप भी इस रचना का काव्य पाठ कर रहा हूँ। आप सबको सादर निवेदित है कि शाम को जब ऑफिस से वापस घर आया, सब कारगिल की रचना सुनने में थोड़ा सा आपको एक दो संदर्भ याद रखने पड़ेंगे कि ये वो कठिन चोटियाँ थीं कि जब हम यहाँ गर्मियों में उबल रहे होते हैं तो वहाँ पे 0 से 20 से 30 डिग्री नीचे तापमान होता था। 15-18 फीट की ऊंची खड़ी चढ़ाई, उनमें सर्दियों में सेनाएं रखनी बहुत मुश्किल काम था। तो सर्दियों में वापस बुला ली जाती थी और गर्मियों में फिर से डिप्लॉय कर दी जाती थी। उसका फ़ायदा उठाया कि जब बहुत दिन तक कुछ नहीं हुआ तो गर्मियों में भी अक्सर सेनाएं नहीं भेजी जाती थी। लाभ उठाया दुश्मन ने और उसने वहाँ घुसपैठ कर ली थी। बस वहाँ से उस रचना का उदय है। एक छोटा सा बिंब दिमाग में आया कि जैसे हम अपने घर का मुख्य द्वार खुद खुला हुआ छोड़ दें तो रास्ते का कोई भी कुत्ता घर में घुस आता है। कुत्ता घुसता है, हम भगा तो देते ही देते हैं उसको, लेकिन कभी कभी कटहा होता है तो काटवाट भी खाता है। बस इस पूरी एक छोटी सी घटना में पूरा कारगिल दिखा है और ये उस समय के लिए भी सार्थक था और ये आज भी ग्राह्य है संदेश कि हमको अपने दरवाजे खुद बंद करने होंगे, कोई दूसरा नहीं बंद करने आ रहा है। सब जुड़ी आई है रचना से कि शाम को जब ऑफिस से वापस घर आया तो घर के द्वार खुले, पड़ोस का कुत्ता घर में घुसा पाया। कि शाम को जब ऑफिस से वापस घर आया तो घर के द्वार खुले, पड़ोस का कुत्ता घर में घुसा पाया। दफ्तर में अधिकारी अधीनस्थ उपभोक्ता की ऐंठ, घर में कुत्ते की घुसपैठ। अरे वाह 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 वाह। कि दफ्तर में अधिकारी अधीनस्थ उपभोक्ता की ऐंठ और घर में कुत्ते की घुसपैठ।
मन ही मन झल्लाया, लगा कि मेरे घर के हिंदुस्तान में कुत्ता नहीं, पड़ोस का पाकिस्तान घुसाया। अरे वाह, अरे वाह। मेरे घर के हिंदुस्तान में कुत्ता नहीं, पड़ोस का पाकिस्तान घुसाया। क्रोध में मैंने कुत्ते को घूरा, कुत्ते ने मुझे घूरा। दोनों ने एक दूसरे के चक्कर लगाए, न जाने कौन था मदारी कौन था जमूरा। बहुत अच्छा। मेरा भेजा आउट हुआ, पत्नी की बुद्धि पर डाउट हुआ। कह रहे समझाने से समझ जाती तो बाबा तुलसी की चौपाई भी कैसे आती, कि घर की आंतरिक सुरक्षा में इतनी लापरवाही। साहब हमारे आंतरिक सुरक्षा का मसला था, हम कहीं बाहर लड़ने नहीं गए थे, कि घर की आंतरिक सुरक्षा में इतनी लापरवाही। चोर हो या जानवर, खुलेआम आवाज आई। कुत्ते का अनधिकृत मेरे घर में घुसाना मैंने सीमा का अतिक्रमण माना। कुत्ते का अनधिकृत मेरे घर में घुसाना मैंने सीमा का अतिक्रमण माना। फिर अब मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान जागा, थोड़ा देर में जागता है। अब मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान जागा, कुत्ता अंततः वापस भागा, पर कुत्ते को भगाने का बीड़ा दे गया अपार पीड़ा। अरे वाह। साहब भगाने की प्रक्रिया देखिएगा। कुत्ते को सबसे सहज ढंग से अगर भगाना होता है तो हम धद कर देते हैं। उनसे भी कहा था भैया कारगिल खाली कर दो, हमारा है। हमने पहले दिन से गोलियां नहीं चलाई थी। कि मैंने धद कहा, कुत्ता चुप रहा, न हिला न डुला, न डरा न घबराया। मैंने मारने के लिए हाथ उठाया, कुत्ता गुर्राया फिर भौंका। मैं चौंका, अरे मेरे घर में मुझ पर ही गुर्राता है। हरकतें पाकिस्तान की सी करता है, फिर भी स्वयं को हिंदुस्तानी बताता है। क्रोध में मैंने लात चलाई, जोर से डांटा। कुत्ता झपटा, मेरी टांग में काटा। अब मेरे भीतर के अमिताभ बच्चन ने मुझे ललकारा। भाई थोड़ा जब पेट जाता तब जोश आता है। अब मेरे भीतर के अमिताभ बच्चन ने मुझे ललकारा, धिक्कार है तो एक मामूली कुत्ते से हारा है। फिर न जाने कहाँ से उठा लाया डंडा, जोर जोर से दो चार मारे, कुत्ते का सारा जोश ठंडा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साहब ये जेट नेट मिग मिराज पहले दिन से निकाल लिए गए होते तो हमारे 650 सैनिक नहीं मरे होते। कि फिर न जाने कहाँ से उठा लाया डंडा, जोर जोर से दो चार मारे, कुत्ते का सारा जोश ठंडा। घर से तो निकल गया पर बाहर खड़ा भौंक रहा है। कि घर से तो निकल गया पर बाहर खड़ा भौंक रहा है। वो भी साहब बाहर जाके भौंके थे, कश्मीर तो हमारे खून में बहता लेके रहेंगे। कि घर से तो निकल गया पर बाहर खड़ा भौंक रहा है। और मैं पत्नी को फिर समझाने में लग गया कि देख तेरी जरा सी लापरवाही का मैंने कितना बड़ा दंड सहा है। कदापि मत समझना इसे कोई नवीन प्रकरण, अरे इतिहास की पुनरावृत्ति है, ये है कारगिल का घरेलू संस्करण। इतिहास की पुनरावृत्ति है, ये है कारगिल का घरेलू संस्करण। इतना मार खाने पर भी इस कुत्ते में न शर्म है न लिहाज है। यह सब रचना गंभीर हो जाती है और अपने पटाक्षेप की ओर बढ़ती है। निचोड़ निकाल के संदर्भों का आपको सामने रख रहा हूँ कि इतना मार खाने पर भी इस कुत्ते में न शर्म है न लिहाज है। वैसे ही जैसे भारत में भाड़े का आतंकवादी, पाकिस्तान का घुसपैठिया, यह मानसिकता का नवाज है। इसकी हरकतें पाकिस्तानी चरित्र का प्रतीक हैं। हमने जब पहले भी द्वार खुला छोड़ा है, इससे पहले भी घुसा था, कि इसकी हरकतें पाकिस्तानी चरित्र का प्रतीक हैं। और मेरी लूची टांग सीमा की रखवाली में राजनीतिक लापरवाही के परिणाम स्वरूप हुए कारगिल के शहीद हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। और मेरी रुचि टांग सीमा की रखवाली में राजनीतिक लापरवाही के परिणाम स्वरूप हुए कारगिल के शहीद हैं। अरे बड़े बड़े राजप्रासादों में। साहब एक टिप्पणी है कि आज राजनीति खुद कहाँ पे पहुँच गई है और राजनीति का अपना योगदान, जैसा इकबाल भाई ने कहा था कि ये राजनीति का अपना भी योगदान इस समस्या में कितना है। इस पर साहब एक छोटी सी टिप्पणी कि बड़े बड़े राजप्रासादों में, आह्लादों में, अवसादों में, प्रेम की फुहारों में, झगड़ों में, फसादों में, सूरज की लाली में, योजना आयोग की थाली में, देश की सुरक्षा में, तोपों की दलाली में, घोटालों की संभावनाएं तलाश करते हमारे राज्य नेताओं के पास घिनौने आरोप प्रत्यारोप, यह स्वार्थ तने सदविश्वास। साहब भारतीय राजनीति को इतनी हो गई है कि घिनौने आरोप प्रत्यारोप, यह स्वार्थ तने सदविश्वास विचार विमर्श के समुद्र में मात्र वार्ताओं के गोते हैं। विचार विमर्श के समुद्र में मात्र वार्ताओं के गोते हैं। अरे इन वार्ताओं की क्यारी में ये स्वयं ही न जाने कितने कारगिल प्रसंगों के बीच बीच बोते हैं। बेशक।
इन्हें कौन समझाए कि घर के खुले द्वार कुत्तों को बिन बुलाए घुसने का आमंत्रण होते हैं। फिर नुची टांग के घाव को हमारे सैनिक डेटॉल से नहीं अपने रक्त से धोते हैं, फिर नुची टांग के घाव को हमारे सैनिक डेटॉल से नहीं अपने रक्त से धोते हैं, और माटी का मोल चुकाने में हम अपने अनगिनत लाल खोते हैं, जिनके जागते रहने पर हम बेखौफ चैन की नींद सोते हैं। और नवाज शरीफ तुझे क्या पढ़ाना क्या सुनाना, नवाज शरीफ तुझे क्या पढ़ाना क्या सुनाना, पाकिस्तान के लिए तो सबक है काफ़ी पुराना। कुत्ते ने जब कभी हमारी टांग में काटा, हमने उसके दांत तोड़े हैं। अरे इतिहास पलट कर देख, तेरे तो 95,000 हमने कैद करके वापस छोड़े हैं। किंतु अहिंसा का दर्शन एक सीमा तक जिया जाता है। कुत्ता जब भी पागल होता है मार दिया जाता है। अपने बड़े भाई मोहतरम निश्चित श्रीवास्तव साहब का यकीनन आपने महसूस किया होगा, उनका व्यंग सिर्फ दिमागों में नहीं, जहनों से नहीं, ज़बान से नहीं, बल्कि दिल से निकलता है। वो जो महसूस करते हैं वही उनके ज़बान पे होता है, जब वो ज़बान पे होता है वही कलम तक पहुंचता है, कलम से कागज़ तक पहुंचता है, और कागज़ से आप तक पहुंचता है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मोहतरम भाई नीतीश श्रीवास्तव साहब का, जिन्होंने एक बेहतरीन रचना से आपको नवाजा, हम आपको महसूस फरमाया। आइए दोस्तों, कुछ दर्शकों की फरमाइश है कि मैं भी कुछ शेर सुना दूं, तो उनकी फरमाइश तक मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, और शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने फरमाइश की है कि मैं भी कुछ पढ़ दूं। दोस्तों लीजिए एक मतलब मुलाजा फरमाइए। अर्ज़ क्या है, अपना शेरी सफ़र शुरू करता हूं कि शिकारी जिस तरफ देखो बिछाकर जाल बैठे हैं। क्या बात है। शिकारी जिस तरफ देखो बिछाकर जाल बैठे हैं, शिकारी जिस तरफ देखो बिछाकर जाल बैठे हैं, बदलकर भेष अपना हर तरफ घड़ियाल बैठे हैं। बदलकर भेष अपना हर तरफ घड़ियाल बैठे हैं, बदलकर भेष अपना हर तरफ घड़ियाल बैठे हैं। और दोस्तों कुछ मैं तजर्बे की शायरी दे रहा हूँ, ज़िंदगी बराए ज़िंदगी। मुलाजा फरमाइए। अर्ज़ क्या की, बुलंदी की जो बातें कर रहे थे कल तकब्बुर से, क्या बात। बुलंदी की जो बातें कर रहे थे कल तकब्बुर से, चलो अब पूछते हैं उनसे क्यों बेहाल बैठे हैं। चलो अब पूछते हैं उनसे, शुक्रिया कि चलो अब पूछते हैं उनसे क्यों बेहाल बैठे हैं। बुलंदी की जो बातें कर रहे थे कल तकब्बुर से, चलो अब पूछते हैं उनसे क्यों बेहाल बैठे हैं। और अर्ज़ क्या दोस्तों कि बहुत मुश्किल समझना है यहाँ चेहरे से लोगों को, बहुत मुश्किल समझना है यहाँ चेहरे से लोगों को। पहनकर भेड़िए भी भेड़ की अब खाल बैठे हैं। पहनकर भेड़िए भी, शुक्रिया कि पहनकर भेड़िए भी बहुत मुश्किल समझना है यहाँ चेहरे से लोगों को। पहनकर भेड़िए भी भेड़ की अब खाल बैठे हैं, पहनकर भेड़िए भी भेड़ की अब खाल बैठे हैं। और अर्ज़ क्या कि बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है यहाँ सबको, बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है यहाँ सबको। सियासतदान बिछाकर अपना माया जाल बैठे हैं। क्या बात है। सियासतदान बिछाकर अपना माया जाल बैठे हैं, बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है यहाँ सबको। सियासतदान बिछाकर अपना माया जाल बैठे हैं। और बिल्कुल नए जाविये दर्शकों का एक शेर दे रहा हूँ, शायद मेरी अपनी सोच है ये। कर्ज क्या कि सुनाते थे बहुत किस्से जो कल अपनी शुजात के, क्या बात। शुजात यानी बहादुरी की, सुनाते थे बहुत किस्से शुजात के जो घर तो कल अपनी वो अब घर के कि सुनाते थे बहुत किस्से शुजात के जो कल अपनी वो घर के बाहरी कमरे में अब बेहाल बैठे हैं। वो घर के बाहरी कमरे में अब बेहाल बैठे हैं। जी शुक्रिया कि सुनाते थे शुजात के बहुत किस्से जो कल अपनी वो घर के बाहरी कमरे में अब बेहाल बैठे हैं। वो घर के बाहरी कमरे में अब बेहाल बैठे हैं। और बिल्कुल सच्चाई को छूता हुआ शेर मुलाजा फरमाइए कि बहुत दानिश्वरी की बातें अब करते हैं लोगों से। बहुत दानिश्वरी की बात, एक तजुर्बे का शेर की बहुत दानिश्वरी की बातें अब करते हैं लोगों से। लुटाकर जिंदगी अपनी जो खस्ता हाल बैठे हैं, लुटाकर जिंदगी अपनी जो खस्ता हाल बैठे हैं, लुटाकर जिंदगी अपनी जो खस्ता हाल बैठे हैं। और सरे मख्ता शेर मुलाजा फरमाइए। अर्ज़ क्या की, तमन्ना है खुदा कहकर उन्हें सजदा करे दुनिया।
तमन्ना है खुदा कहकर उन्हें सजदा तमन्ना है खुदा कहकर उन्हें सजदा करे दुनिया, लिए हाथों में रोटी हर तरफ दज्जाल बैठे हैं। क्या बात है। लिए हाथों में रोटी हर तरफ दज्जाल बैठे हैं। और मक्ते का शरीर मुलाजा फरमाइए, अर्ज क्या की भरोसा हर कसो नाकिस पे करके ऐ मियाँ अकरम, भरोसा हर किसो नाकिस पे करके ऐ मियाँ अकरम, बनाकर जिंदगी को अपनी हम जंजाल बैठे हैं। बनाकर जिंदगी को अपनी हम जंजाल बैठे हैं। बनाकर जिंदगी को अपनी हम जंजाल बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मोहब्बतें हैं आप हजरात की, इनायतें हैं। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ आज की इस गोष्ठी में तशरीफ़ लाए अपने बड़े भाई बेहतरीन दोस्त मोहतरम निशीश श्रीवास्तव साहब का, जिन्होंने हमारे एपिसोड को आज एक रंग दिया और एक आहंग दिया। इनके अलावा उस अलबेले नई फिक्रों के लहजे को मैं सलाम करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मोहतरम मयंक मोहम्मद दीक्षित साहब का, जो अब मेरे कहने पे आप तशरीफ़ लाए। और दोस्तों आपका तो बेपनाह शुक्रगुजार हूँ मैं, अपना एक हर दर्शक का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मोहब्बतें हैं कि आज मेरी ज़बान ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है। और उम्मीद करता हूँ कि पूर्व दिनों की भांति अगले दिनों इस एपिसोड को भी अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। मैं इकबाल अकरम वारसी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, मातृ वतन।